बेटा हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में एबायोटिक फैक्टर्स को पढ़ रहे थे और एबायोटिक फैक्टर्स में हमने लाइट के बारे में पढ़ना शुरू किया था बेटा, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, लाइट के बारे में पढ़ा। तो लाइट और टेम्परेचर जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है एक्चुअली। तो लाइट को हम लोग कह सकते हैं, लाइट सन जो है वो सोर्स ऑफ लाइट है किसके लिए, प्लांट के लिए। तो लाइट पर डिपेंडेंट यानी कि प्लांट्स भी अफेक्टेड होते हैं लाइट से। क्यों? क्योंकि प्लांट्स लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस से क्या निकलती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। और इसी ऑक्सीजन को हम लोग सांस लेने में यानी कि ब्रीथिंग में यूज़ कर लेते हैं। सांस लेने में हम लोग इस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, ब्रीथिंग को यूज़ करते हैं। तो आप देखिए कि लाइट किस तरीके से प्लांट को अफेक्ट करती है। अच्छा, इसी तरीके से लाइट जो है वो प्लांट्स में फ्लावरिंग को भी अफेक्ट करती है, क्योंकि फ्लावरिंग के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड चाहिए होता है जिसको कहते हैं फोटो पीरियड। जिसको आप क्या कहते हैं, फोटो पीरियड कहते हैं, ठीक है। फोटो पीरियड, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स, इस तरीके से अलग अलग टाइम पीरियड चाहिए होता है फ्लावरिंग के लिए। तो हमने ये वाली बात पढ़ी थी किस तरीके से इसको हम लोग देखते हैं। जो आपने फोटो पीरियडिज्म पढ़ा है बेटा, आपने फोटो पीरियडिज्म पढ़ा है, तो वो फोटो पीरियडिज्म जो होता है उसका मतलब ये है कि फ्लावरिंग के लिए कितना टाइम पीरियड चाहिए। तो इस तरीके से फ्लावरिंग डिपेंड करता है लाइट पर। अच्छा, इस तरीके से लाइट पर अब हम पाउल्ट्री को देखेंगे, मुर्गी पालन। पाउल्ट्री में भी लाइट का बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। क्या? अगर लाइट ज़्यादा है, अप्रोप्रिएट अमाउंट में लाइट है, तभी जो एग होंगे वो एग अच्छी क्वालिटी के बनेंगे। एग की क्वालिटी अच्छी तभी बनेगी, एग की क्वालिटी अच्छी तभी बनेगी जब उसको प्रॉपर लाइट मिलेगी एग पाउल्ट्री में, ठीक है, एग के फॉर्मेशन में। तो लाइट के प्रेजेंस में ही ये एग की क्वालिटी अच्छी बनेगी। तो इस तरीके से लाइट डिपेंडेंट है ये सब चीज़ें, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट, लाइट के बाद हम नेक्स्ट जो एबायोटिक फैक्टर है वो है सॉइल। सॉइल नेक्स्ट जो एबायोटिक फैक्टर, टेम्परेचर पढ़ लिया, लाइट पढ़ लिया और वाटर पढ़ लिया हमने, ये फोर्थ है हमारा सॉइल। आपको मालूम है सॉइल की जो स्टडी होती है, सॉइल की स्टडी को कहा जाता है पीडोलॉजी, पीडोलॉजी, ठीक है। और पीडोजेनेसिस क्या होता है, पीडोजेनेसिस का मतलब होता है, पीडोजेनेसिस का मतलब है सॉइल फॉर्मेशन। पीडोजेनेसिस यानी सॉइल फॉर्मेशन। ये सॉइल फॉर्मेशन के लिए फिजिकल मेथड हो सकता है, फिजिकल मेथड हो सकता है, केमिकल मेथड हो सकता है और बायोलॉजिकल मेथड हो सकता है, ठीक है। हमें पता है फिजिकल मेथड में क्या है कि बारिश होगी, ठीक है, और विंटर सर्दियाँ आएंगी, पत्थर जो है टूटेगा, दो पार्ट में तो दरार आएंगी, तो टुकड़े होंगे, तो वो गिरते चले जाएंगे, टकराएंगे। फिजिकल। केमिकल प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे कोई प्लांट जब ब्रायोफाइट्स वगैरह हैं वो अगर किसी पत्थर पर उठ गए तो कोई केमिकल का रिएक्शन होगा, पत्थर चढ़क जाएगा, तो उसकी वजह से होता है। बायोलॉजिकल में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो वेदरिंग ऑफ रॉक्स करते हैं। एक्चुअली सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, पत्थरों के टूटने से होता है। इसके साथ ही साथ सॉइल जो होती है कई टाइप की होती है, आपको पता है। सॉइल के पार्टिकल्स, अच्छा सॉइल में मेन चीज़ क्या देखते हैं कि एयर स्पेसेस, एयर स्पेसेस यानी एयर भी होनी चाहिए सॉइल के अंदर, और सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो हमें मालूम है कि सॉइल में प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो कौन सी ऐसी सॉइल है जिसमें प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएंगे, कौन सी ऐसी सॉइल है जिसमें प्लांट अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे बेटा, ऐसी सॉइल जिसमें एयर स्पेसेस भी हों अच्छी क्वालिटी, अच्छी तरह से, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी हो, इनकी पानी को सोखने की क्षमता भी हो, तभी तो पानी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तभी तो पानी की कमी पूरी होगी बेटा। अब अगर हम सॉइल की बात करते हैं बेटा, तो एक तो सॉइल होती है आपकी सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल, ये सैंडी
सॉइल में जो पार्टिकल के साइज होते हैं, आपको मालूम है सैंड रेत पार्टिकल्स के साइज जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, यानी कि बड़े होते हैं। और पार्टिकल्स के साइज लार्ज होते हैं यानी कि बड़े होते हैं, तो इसमें एयर तो होती है अच्छी, मोर एयर तो होती है इसमें ज़्यादा, लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती, ना के बराबर। ठीक है, अगर हम क्लेई सॉइल की बात करते हैं, क्लेई सॉइल की बात करते हैं, तो ये पौधों के लिए सबसे अच्छी रहती है। इसमें क्या होती है, सिल्ट प्लस सैंड का मिक्सचर होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है और एयर भी इसमें अच्छी रहती है। ठीक है, दोनों का मिक्सचर है। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि पार्टिकल्स के साइज़ पर डिपेंड, कि पार्टिकल्स के साइज़ जो हैं वो पार्टिकल्स के साइज़ कितने होने चाहिए जिससे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बनी है। ठीक है, तो ये बात हमने की सॉइल की। ठीक, अब हम लोगों ने ये जो एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ लिए, टेम्परेचर पढ़ लिया, लाइट पढ़ लिया, वाटर पढ़ लिया, सॉइल पढ़ लिया, ये एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं, इन एबायोटिक फैक्टर, क्योंकि हम लोग इकोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं, इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं। तो हमने ये देखा कि नॉन लिविंग यानी कि एबायोटिक फैक्टर्स तो ये होगा। अब इन एबायोटिक फैक्टर्स को एनिमल कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, इन सभी एबायोटिक फैक्टर्स के लिए एनिमल्स में कैसा रिस्पॉन्स होता है, किस तरीके से वो अपने आप को एडेप्ट करते हैं। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं आगे, इन सारे एबायोटिक फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्स पढ़ने जा रहे हैं एनिमल्स का। ठीक है, response to abiotic factors, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स यानी कि ये जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं, सॉइल है, वाटर है, टेम्परेचर है, लाइट है, इन सारे एबायोटिक फैक्टर्स के लिए हमारी बॉडी या किसी एनिमल की बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो एनिमल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं रेगुलेटर्स। ठीक है, एनिमल्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रेगुलेटर्स और दूसरे होते हैं कन्फॉर्मर्स। रेगुलेटर्स वो होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर या अपनी बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट जो है बिल्कुल कांस्टेंट रखते हैं। उनकी बॉडी का टेम्परेचर, उनकी बॉडी के अंदर ऑस्मोलैरिटी सब कुछ कांस्टेंट रहती है। बाहर का टेम्परेचर या बाहर कैसा भी एनवायरनमेंट हो, उनका बॉडी जो है वो कांस्टेंट लेवल पर रहता है। तो ये क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट एनवायरनमेंट, मेंटेन कांस्टेंट कंडीशन। ये अपनी, जैसे कि हम लोग हैं, हम सब रेगुलेटर्स हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 है तो 98.6 ही रहेगा, चाहे बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो जाए। और ये जो कन्फॉर्मर्स होते हैं ये एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। ठीक है, कन्फॉर्मर्स वो होते हैं जो कि अपने आप को एडजस्ट करते हैं सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। बाहर का टेम्परेचर जैसा है उसको रेगुलेट करेंगे। बाहर अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कुछ ऐसे एडेप्टेशंस हो जाएंगे उनमें कि वो वहाँ पर अपने आप को मेंटेन रखते हैं, तो कन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो कन्फॉर्मर्स का मतलब हुआ कि बाहर के एनवायरनमेंट में जिस तरीके से बाहर का एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी में चेंजेस कर लेना। जिस तरीके से हमने देखा कि फ्रेश वाटर फिश जो होती हैं, तो फ्रेश वाटर फिश जो हैं वो वहाँ पर जिस वाटर में रह रही हैं वहाँ पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन तो कम है,
लेकिन सी और ओशन के अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो हम अगर ये वाली बात करते हैं, अभी हम इसको समझेंगे बेटा किस तरीके से ये चीज़ आती है। तो पहले तो आपको ये समझ रहे हैं कि एनिमल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होंगे, रेगुलेटर्स और कन्फॉर्मर्स। रेगुलेटर्स वो होते हैं जो कि कांस्टेंट रखते हैं, अपने बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो कांस्टेंट रखते हैं, बाहर चाहे जैसा भी एनवायरनमेंट तो वो उसको कांस्टेंट ही रखेंगे, तो वो रेगुलेटर्स कहलाते हैं। कन्फॉर्मर्स वो होते हैं जो एडजस्ट करते हैं, बाहर ज़्यादा टेम्परेचर तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं, बाहर ज़्यादा सॉल्ट है तो अपनी बॉडी के अंदर का सॉल्ट बढ़ा लेते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? कन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? कन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। अब हम इन्हीं दोनों के रिलेशन में, इन्हीं दोनों से रिलेटेड अब हम सारी एनवायरमेंटल फैक्टर्स को समझेंगे। जैसे कि हमने कहा कि हम टेम्परेचर की बात करते हैं, हमने कहा कि हम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो टेम्परेचर में भी तो थर्मो रेगुलेटर्स हो जाएंगे, थर्मो रेगुलेटर्स कहलाएंगे। जो रेगुलेटर होंगे टेम्परेचर के लिए होंगे, वो जो अपने मेंटेन रखेंगे कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, वो थर्मो रेगुलेटर कहलाएंगे टेम्परेचर के लिए। और जो एडजस्ट करेंगे वो थर्मो कन्फॉर्मर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? थर्मो कन्फॉर्मर्स कहलाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये अपने थर्मो रेगुलेटर्स जो हैं वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे, जबकि थर्मो कन्फॉर्मर्स जो हैं वो अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करेंगे। एग्जाम्पल अभी हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हैं टेम्परेचर से रिलेटेड। सेम इसी तरीके से अगर हम दूसरा ये बायोटिक फैक्टर लेते हैं, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोलैरिटी भी सेम इसी तरीके से हो जाएगा बेटा। ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? ऑस्मोलैरिटी का मतलब ये होता है कि सॉल्ट, वाटर और सॉल्ट का अमाउंट, वाटर प्लस सॉल्ट का जो अमाउंट होता है बॉडी के अंदर, वाटर और सॉल्ट का जो अमाउंट होता है बॉडी के अंदर, उसको मेंटेन रखें। तो जो ऐसे एनिमल्स जो कि अपने अंदर सॉल्ट और वाटर के अमाउंट को बैलेंस रखते हैं, वो क्या कहलाएंगे बेटा? ऑस्मो रेगुलेटर्स कहलाएंगे। जो एडजस्ट करेंगे इस चीज़ को, अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट और आयंस के कंसंट्रेशन को एडजस्ट करते हैं बाहर के सराउंडिंग के कंपैरिजन में, तो उनको क्या कहेंगे? ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहेंगे। तो इसी तरीके से सारे एनिमल्स से रिलेटेड हम लोग एनवायरमेंटल फैक्टर्स के पढ़ेंगे। तो ये कहेंगे ऑस्मो, इसमें हो जाएंगे ऑस्मो रेगुलेटर्स और ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ऑस्मो रेगुलेटर एंड ऑस्मो। ठीक है बेटा। अब जरा एनसीईआरटी पर आते हैं। देखिए रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, ये पढ़ना है हमें। ओके बेटा, ये हम पढ़े थे कल। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। हैविंग realized that the abiotic conditions of many habitats may vary drastically in time, we now ask how do the organisms living in such habitat cope or manage with stressful conditions। यानी कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं जिसमें कभी भी कोई भी चेंजेस, बहुत बड़ा चेंजेस भी आ सकता है, वहाँ एनिमल्स किस तरीके से उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से अपने आप को कोप अप करते हैं, यानी कि मैनेज करते हैं अपनी बॉडी को। बट बिफोर अटेम्प्टिंग टू आंसर दिस क्वेश्चन वी शुड परहैप आस्क फर्स्ट व्हाई अ हाईली वेरिएबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट शुड बॉदर ऑर्गेनिज्म। आफ्टर ऑल
यानी कि ये कह रहे हैं कि हाईली वेरिएबल एनवायरनमेंट, यानी हमारे एनवायरनमेंट में अचानक से बहुत तेज़ गर्मी, अचानक से बहुत ज़्यादा सर्दी, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्यों परेशान करता है भाई? क्यों? जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हम लोग कितने परेशान हो जाते हैं, अरे बहुत गर्मी पड़ रही है ये वो, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, AC लगवा लेते हैं भाई, ठीक है ना, अपने अपने घरों में AC लगवा लेते हैं। और जिनके पास AC लगवाने, जो AC को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग तो ऐसे ही रहते हैं भाई। तो इस तरीके से है बेटा, यानी कि कुछ अपने आप को मेंटेन रखते हैं। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारी बॉडी में ऐसा क्या होता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, बॉदर क्यों हो जाते हैं। वन वुड एक्सपेक्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट शुड बॉदर ऑर्गेनिज्म आफ्टर ऑल। One would expect that during the course of millions of years of their existence, many species would have evolved a relatively constant internal within the body environment that permits all biochemical reactions and physiological functions to proceed the maximal efficiency and thus enhance the overall fitness of the species। ये कह रहे हैं कुछ तो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि कांस्टेंट इंटरनल रहते हैं, यानी कि रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल, बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखते हैं और वो फिट कहलाते हैं वहाँ पर, यानी कि फिटनेस उनकी कही जाती है वो। दिस कॉन्स्टेंसी फॉर एग्जांपल कुड बी इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। जैसे कि अभी आपको मैंने टेम्परेचर से रिलेटेड बताया है ना, थर्मो रेगुलेटर्स, और ऑस्मोसिस से रिलेटेड बताया ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो यही कह रहे हैं ये। आइडियली देन द ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट। बेटा इसको अंडरलाइन करिएगा, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ये कह रहे हैं कि द ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि अ प्रोसेस कॉल्ड होम्योस्टेसिस, यानी अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, अपनी बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। हमने कल भी पढ़ा था ये। डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशन दैट टेंड टू अपसेट इट्स होम्योस्टेसिस, यानी अपनी बॉडी के अंदर अगर हम अपने एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं और एनवायरनमेंट में अचानक से ऐसा कुछ होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर या हमारी बॉडी के अंदर सॉइल का कंसनट्रेशन वो मेंटेन नहीं रह पाता है, इसका मतलब ये कि हमारे अंदर की जो होम्योस्टेसिस है वो बैलेंस बिगड़ रहा है उसका। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है। सपोज अ पर्सन इज एबल टू परफॉर्म हिज और हर बेस्ट विद द व्हेन द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड विशेस टू मेंटेन इट सो इवन व्हेन इट इज़ स्कॉर्चिंगली हॉट और फ्रीजिंगली कोल्ड आउटसाइड। यानी कि एक एग्जाम्पल दिया है कि सपोज़ हम हैं, है ना, सपोज़ एक पर्सन है, वो अपनी जो परफॉर्मेंस है किसी भी चीज़ की, किसी भी काम को करने की परफॉर्मेंस, मतलब आप अगर पढ़ पा रहे हैं तो आप कह रहे हैं भाई 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, मैं तभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा मैं तभी पढ़ पाऊँगा अच्छे से, नहीं तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। तो वो एक कंडीशन है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो, और अगर इससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है या इससे बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है तो आपकी काम बिगड़ जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ है। सपोज अ पर्सन इज एबल टू परफॉर्म हिज और हर बेस्ट व्हेन द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड विशेस टू मेंटेन इट सो इवन व्हेन इट स्कॉर्चिंगली हॉट और फ्रीजिंगली कोल्ड आउटसाइड। इट कुड बी अचीव्ड एट home, in the car, while traveling and at workplace by using the air conditioner in summer and heater in winter। बिल्कुल सही बात है, वही चीज़ है। हमें मालूम है कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, तो हम लोग क्या करते हैं, AC लगवा रहे। तो भाई AC जो है वो आप अपने घरों में लगवा सकते हैं, स्कूल्स में लगे हो सकते हैं, ऑफिस में लगे हो सकते हैं, कार में लगे हो सकते हैं, रोड पे थोड़ी लगे हो सकते हैं। ठीक है, तो तब आप कैसे मेंटेन रखेंगे अपने आप को, देखिए। और विंटर में आपको सर्दी लगती है तो आप हीटर लगवा लेते हैं जगह जगह पे। ठीक है, देन हिज और हर परफॉर्मेंस शुड बी ऑलवेज मैक्सिमल रिगार्डलेस ऑफ द वेदर अराउंड हिम और हर। हियर द पर्सनस होम्योस्टेसिस इज एकम्प्लिश्ड नॉट थ्रू फिजियोलॉजिकल बट आर्टिफिशियल मीन्स। इस पर ध्यान दीजिएगा, फिजियोलॉजिकल, नॉट थ्रू फिजियोलॉजिकल बट आर्टिफिशियल मीन्स। यानी कि इस पर्सन ने AC लगवा लिया, हीटर लगवा लिया, तो इसके अंदर की जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन नेचुरल थोड़ी ना सही हो रही हैं, तो आर्टिफिशियली उनको सही किया रही है। आप अपने रूम के टेम्परेचर को मेंटेन रख रहे हो जिससे कि आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक है,
हाउ डू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोप विद दिस सिचुएशन, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म अपने आप को इस एनवायरनमेंट से कैसे सुरक्षित रखते होंगे। मतलब आप सोचिए बर्ड्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, इतनी गर्मी में हम लोग बाहर नहीं खड़े हो पाते हैं क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, अपने घरों में एसी में बैठ रहे हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो तो रोड पर घूम रहे हैं, वो किस तरीके से अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं। लेट्स लुक एट वेरियस पॉसिबिलिटीज़, तो यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ दी हैं बेटा। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है एक ग्राफ, एक्सटर्नल लेवल, इंटरनल लेवल, यानी ये बाहर का एनवायरनमेंट और ये बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट। ये देखिए ये जो ब्लू वाली लाइन दी है ये पार्शियल रेगुलेटर, और सीधी लाइन दी है ये रेगुलेटर्स हैं, और ये कन्फॉर्मर्स हैं ना। रेगुलेटर्स कौन होते हैं? जो बिल्कुल कांस्टेंट रखते हैं अपनी बॉडी टेम्परेचर को। तो देख रहे हैं एक सीधी लाइन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर का एनवायरनमेंट कितना भी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन ये तो कांस्टेंट है, यहाँ है तो यहीं है। रेड वाली लाइन आप देख रहे हैं ये रेगुलेटर की है, यानी कि अपने आप को रेगुलेट करना चाहता है वो ऑर्गेनिज्म। रेगुलेशन यानी मेंटेन रखता है अपने बॉडी के टेम्परेचर को या किसी भी चीज़ एनवायरनमेंट को। कन्फॉर्मर्स में देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल लेवल बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा तो इंटरनल लेवल बढ़ा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है लेवल, इंटरनल लेवल बढ़ता ही चला जा रहा है कन्फॉर्मर्स का। पार्शियल रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर्स वो होते हैं जो कि किसी किसी कंडीशन में अपने आप को रेगुलेट कर लेते हैं और बाकी नहीं। जैसे कि यहाँ पर है कि यहाँ पर एनवायरनमेंट जो बाहर का एनवायरनमेंट है ये बढ़ रहा है तो इंटरनल एनवायरनमेंट बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन ऐसी आती है कि बिल्कुल रेगुलेट, बिल्कुल स्ट्रेट। अब ये हो गया कांस्टेंट। इससे ज़्यादा अगर एनवायरनमेंट में कुछ भी होता है तो वो अपने आप को चेंज नहीं करेगा। तो इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ठीक है। यह है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, ये ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिस्पॉन्स देता है। देख रहे हैं रेगुलेटर की सीधी लाइन है, कन्फॉर्मर की ऊपर चलती चली जा रही है, क्योंकि कन्फॉर्मर तो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही करता है। जैसे जैसे एनवायरनमेंट बढ़ेगा तो उसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, ये वाली बात। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम पढ़ते हैं रेगुलेट क्या है। मेन चीज़ है यहाँ पर दिए हुए एग्जाम्पल्स जो कि पूछे जाते हैं, वो एग्जाम्पल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं बेटा। regulate some organisms are able to maintain homeostasis by physiological, sometimes behavioral also means which ensure constant body temperature, constant osmotic concentration etc. मैंने अभी बताया ना आपको रेगुलेटर्स वो होते हैं जो अपने बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखते हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, उनकी बॉडी में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा, उनकी बॉडी में जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, उनको कहते हैं रेगुलेटर्स। क्या कहते हैं? रेगुलेटर्स। और उन ऑर्गेनिज्म कहते हैं वो क्या प्रोसेस कहलाता है? रेगुलेट। All birds and mammals and a very few lower vertebrate and invertebrate species are indeed capable of such regulation, thermoregulation और osmoregulation. Example underline करिएगा, all birds and mammals, all birds and mammals and a very few lower vertebrate, ये सभी क्या हैं? थर्मोरेगुलेटर्स और ऑस्मोरेगुलेटर्स हैं। कौन? बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। Evolutionary biologists believe that the success of mammals is largely due to their ability to maintain a constant body temperature and thrive whether they live in Antarctica or in Sahara Desert। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से बेटा कि इस डाइवर्सिटी में, इस वर्ल्ड में, मतलब जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि सबसे ज़्यादा सर्वाइव करने वाला कौन है? मैमल्स जो हैं उनको सबसे ज़्यादा सक्सेस मिली है इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि वो अपने बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग्स हैं। आप चाहे अंटार्कटिका पर चले जाइए, आप चाहे सहारा डेजर्ट पर, अंटार्कटिका में कितना ठंडा और सहारा डेजर्ट में कितना गर्म, ठीक है, दोनों का जगह जाएंगे लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर उतना ही रहेगा, 98.6 उतना ही रहेगा। इसीलिए इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा सर्वाइवल किसका रहा है? मैमल्स का, ठीक है, ये बायोलॉजिस्ट ने कहा है। द मैकेनिज्म यूज्ड बाय मोस्ट
The mechanism used by most mammals to regulate their body temperature are similar to the ones that we humans use. सारे ही mammals का एक ही तरीका होता है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का. We maintain a constant body temperature 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ना. 37 डिग्री सेंटीग्रेड बोलिए, ये 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है बेटा. हम लोग फ़ारेनहाइट में देखते हैं ना, जो थर्मामीटर में देखते हैं. तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है. आप इसको फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 98.6 होगा. ठीक है. इन समर when outside temperature is more than our body temperature we sweat profusely. आप देख रहे हैं, ये एडेप्टेशन है. स्वेट यानी पसीना. हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रह रहा है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो हमें पसीना आता है. अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो हमें पसीना आता है. वो पसीना क्या कर रहा है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है. ये एक एडेप्टेशन है हमारे अंदर, मैमल्स के अंदर. ये एक एडेप्टेशन है कि कंटिन्यूसली स्वेट होता है, पसीना आता है, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रहता है. इस तरीके से हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन करते हैं. ठीक है. द रिजल्टिंग एवोपरेट कूलिंग सिमिलर to what happens with a desert cooler in operation brings down the body temperature. सेम ऐसे अगर आप कूलर वूलर लगा लेते हैं तो आपका बॉडी टेम्परेचर डाउन होता है. इन विंटर व्हेन द टेम्परेचर इज मच लोअर देन द 37 डिग्री सेंटीग्रेड वी स्टार्ट टू शिवर. शिवर यानी कांपना. सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमें ठंड लगती है, तो हम कपकपाने लगते हैं. हम कपकपाते हैं तो हीट जनरेट होती है, हीट बनती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है. तो शिवरिंग सर्दियों में होती है, शिवरिंग यानी कि कपकपाना. गर्मियों में होती है स्वेट, यानी स्वेट यानी पसीना. तो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर. ठीक है. वी स्टार्ट टू शिवर एंड काइंड ऑफ एक्सरसाइज विच प्रोड्यूस हीट एंड रेज द बॉडी टेम्परेचर. बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया. ठीक है. कम तो होता है लेकिन आप उसको रेगुलेट कर लेते हैं. प्लांट्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर. प्लांट्स में बेटा इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता कि उनको पसीना आता है या उनको शिवरिंग होती है ना. प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है रेगुलेशन. ठीक है. तो इसका एग्जाम्पल हुआ रेगुलेटर्स का ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स. फिर हमने कहा था कन्फॉर्मर. ठीक है. जो कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तो उनको कहते हैं कन्फॉर्म. An overwhelming majority 99% of animals and nearly all plants cannot maintain a constant internal environment. 99% एनिमल्स और ज़्यादातर प्लांट अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को, अपनी बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं रख सकते हैं. देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बियंट टेम्परेचर. एम्बियंट टेम्परेचर यानी सराउंडिंग, आसपास का जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है. बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. ठीक है. इन चेंज विद दैट ऑफ एम्बियंट वाटर ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन. सेम ऐसा ही ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन के लिए होता है. बाहर पानी में सॉल्ट का कंसनट्रेशन बढ़ेगा तो उनकी बॉडी के अंदर कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा बेटा. ठीक है. दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स आर सिंपली कन्फॉर्मर्स. इनको क्या कहते हैं, कन्फॉर्मर्स, जो कि हमने अभी आपको बताया. कन्फॉर्मर्स कौन है, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग. ठीक. वी मस्ट आस्क वाई दीज कन्फॉर्मर्स हैड नॉट इवॉल्व टू बिकम रेगुलेटर. ये कन्फॉर्मर्स रेगुलेटर्स में इवॉल्व क्यों नहीं हुए, क्योंकि इनकी बॉडी में ऐसी मैकेनिज्म, इनकी ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होती हैं. रिकॉल द ह्यूमन एनालॉजी वी यूज्ड अबव मच एज दे लाइक. हाउ मैनी पीपल कैन रियली अफोर्ड एन एयर कंडीशनर. इसका आंसर ये है कि वही जो मैंने आपको बताया कि क्या सारे लोग एयर कंडीशन को अफोर्ड कर सकते हैं. जैसे कि हम सभी लोग, सारे ही लोग एयर कंडीशनर नहीं लगवा सकते हैं अपने घर में, एसी नहीं लगवा सकते हैं. सेम ऐसे ही जो कन्फॉर्मर्स होते हैं वो रेगुलेटर कैसे बन सकते हैं. ठीक है. Many simply sweat it out and resign themselves to suboptimal performance in hot summer months. Thermoregulation is energetically expensive for many organisms. Thermoregulations जो होते हैं वो thermoregulation जो होता है बहुत ही एक्सपेंसिव है. एक्सपेंसिव का मतलब उसके लिए थर्मो रेगुलेशन ही बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हमें अपने अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को बढ़ाना पड़ता है जिससे कि हीट बने.
दिस इज़ पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल्स, और ये एनिमल्स के लिए, जो छोटे एनिमल्स होते हैं, छोटे एनिमल्स जैसे कि श्रू, जैसे कि हमिंग बर्ड, उनमें क्या होता है, जो छोटे एनिमल्स होते हैं, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनकी छोटे एनिमल्स होते हैं तो सरफेस एरिया होता है कम, सरफेस एरिया कम होता है तो हीट ज़्यादा रिलीज़ होती है, हीट ज़्यादा रिलीज़ होती है बॉडी से, तो वो अपने आप को रेगुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हीट को बनाते रहते हैं, उनके अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती हैं। और सरफेस एरिया अगर छोटा होगा, अगर सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो देखा जाता है बेटा, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो देखा जाता है, अगर सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो अगर कम है तो ज़्यादा रिलीज़ होगी हीट बॉडी से, ठीक है, और सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो अगर ज़्यादा है तो कम हीट रिलीज़ होगी बॉडी से। जैसे कि छोटे एनिमल श्रू की बात कर लेते हैं, है ना, हमिंग बर्ड की बात कर लेते हैं, तो इस तरीके से छोटे एनिमल्स जो कि ज़्यादा बॉडी के अंदर की हीट को रिलीज़ करते हैं, उनको क्या है, बॉडी के टेम्परेचर, बाहर हो गई सर्दी, बाहर सर्दी अगर है तो हीट को रिलीज़ कर रहे हैं, बाहर सर्दी है तो ये क्या करते हैं, अपने अंदर हीट को जनरेट करते हैं और अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, बाहर की बॉडी कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग कन्फॉर्मर्स के बारे में और भी पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, एनसीईआरटी से सारे एग्जाम्पल्स को पढ़ने हैं, तो कन्फॉर्मर्स को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे इसमें।